पहला सवाल तो यही लेना चाहेंगे। देखिए हमारी भारतीय सभ्यता में बड़े बड़े मंदिरों में, चाहे खजुराहो का मंदिर हो या फिर हम देखते हैं उड़ीसा का सूर्य मंदिर हो, हमारे मंदिरों में खास तौर पर आप देखिए एलोरा अजंता की गुफाएं, हमारा बहुत प्राचीन इतिहास है। तो हमारी मूर्ति सभ्यता या मूर्ति कला की सभ्यता बहुत ज़्यादा समृद्ध है। आज के दौर की अगर हम बात करें तो आप जिस तरह से मूर्तियां गढ़ रहे थे, बना रहे थे, तो कहाँ से आपने प्रेरणा ली है, कहाँ से सीखा है आपने, और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या रहता है, मन में क्या थॉट रहता है? सबसे पहले तो हम अपने पिताजी से सीखे हैं। हमारे पिताजी हमारे पूर्वज से ही मेरा जो परंपरागत है मूर्ति कला। अच्छा। तो पहले हमारे बाबा जी बनाते थे। अरे वाह। उसके बाद हमारे पिताजी बनाते हैं, और पिताजी के साथ हम बचपन से ही मूर्ति कला में को रुचि है, और साथ में कुछ पढ़ाई भी किए, ग्रेजुएशन करके फिर छोड़ दिए पढ़ाई, प्रोफेशन में आ गया, मतलब मूर्तिकार बन गए आप। जी जी जी। मुझे मूर्ति कला से बहुत इंटरेस्ट था, बचपन से ही पिताजी के साथ जाते थे, करते थे, तो फिर लगा कि हमको मूर्ति कला से ही बहुत कुछ करना है। तो जैसे आप पिताजी से ही सीख रहे थे लगातार, तो आप लोगों ने कुछ रिसर्च वगैरह किया? जैसे हमने बताया शुरू में कि हमारे कई मंदिरों में, हमारे प्राचीन इतिहास में कई ऐसी मूर्ति कलाएं हैं, आपने वहां से प्रेरणा ली या फिर आपने अभी लेटेस्ट जो चल रहा है फैशन उसके हिसाब से शुरुआत की? नहीं, मैं तो बचपन से पिताजी के साथ कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ अलग भी करना चाहिए। अच्छा। अलग करने के साथ मंदिर में भी काम किए थे। जैसे गुजरात गए थे, जामनगर, वहाँ पे मंदिर में बहुत सारा मूर्ति बना, तो वहाँ पे भी मूर्ति जाके बनाए। एक हफ्ता का वहाँ का काम था, वहाँ पे भी जाके किए। जी तो, सर, हमने आपका क्लिप देखा मूर्ति बनाने का। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप मूर्ति बनाने में क्या क्या वस्तु का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार की मूर्ति बनाते हैं? जी देखिए, मूर्ति हम लोग मिट्टी का भी बनाते हैं जी। एक सीमेंट बालू से भी मूर्ति बनता है, एक पीओपी से भी मूर्ति बनता है। तो मूर्ति 3 टाइप से मूर्ति बनता है। तो जैसे मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करते हैं कि नीचे लकड़ी तख्ता जो है से वो यूज करते हैं। उसके बाद उसमें बांस जो होता है, बांस यूज करते हैं। उसके बाद नेवारी से उसको बांधते हैं, उसके बाद मिट्टी लगा के उसको डिजाइन वगैरह करते हैं। दिव्या, अभी देखिए जैसे ही हमारे यहाँ हमारे त्योहार आते हैं, खास तौर पर अगर नवरात्रि आती है या फिर यूँ कहे, अभी देखिए बहुत सारे त्योहार आने के साथ लक्ष्मी पूजा आएगी, दीपावली आएगी, छठ पूजा आएगी, तो हर जगह हमारे त्योहारों में एक मूर्ति रहती है, चाहे माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, दुर्गा जी की बड़ी बड़ी मूर्ति हो। और दिव्या, हमें लगता है आप अपने घर में भी काफी डेकोरेशन में मूर्तियों का इस्तेमाल भी करती है। जी, मेरी सर से बात भी हुई थी, इन्होंने बताया था यार टेराकोटा पेंटिंग की उनसे भी बनाते हैं। सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आखिर टेराकोटा क्या चीज है, और जैसे आम दर्शकों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, और कैसे उसमें आप आर्ट करते हैं, बारीकी से आप क्या गढ़ते हैं और क्या बनाते हैं? जी, टेराकोटा एक मिट्टी कला है, जो मिट्टी से जैसे खिलौना बनता है, छोटा छोटा मूर्ति बनता है। और जैसे अभी एक कछुआ है, तो गुल्लक वाला कछुआ है, इसमें बच्चे पैसे भी जमा कर सकते हैं। तो इसको जब मिट्टी से बनाते हैं और हम लोग एक भट्ठी लगाते हैं, भट्ठी से निकल के जो रेड हो जाता है, पक जाता है, उसको ही टेराकोटा बोलते हैं, है ना। तो टेराकोटा में बहुत सारी वस्तुएं बनती है, जैसे हो गया कि पॉट बनता है, गमला बनता है। जैसे ये हम लोग मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व सामा चकेवा होता है, वो बनाते हैं। दुर्गा जी की मूर्तियाँ बनते हैं, काली जी की मूर्तियाँ, गणपति जी की मूर्तियाँ, बहुत सारा मूर्तियाँ जो है सो हम लोग वो बनाते हैं, टेराकोटा में भी बनाते हैं। और मूर्ति भी पुआर से, निवारी से बांध के भी बनाते हैं मूर्ति। सर, बेहद खूबसूरत काम है। किसी निर्जीव चीजों में आप ऐसा मतलब काम करते हैं कि इसमें जान भर देते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ मूर्तियों को देखकर लगता है कि वो बोल उठेंगी। बिल्कुल सर, वो आपकी शिल्प कला है, आप लोगों जैसे की शिल्प कला है, जिसके शब्दों से, हमारी जुबान से इस तरह के शब्द निकलते हैं। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए मूर्ति कला के बारे में हम लोगों का काफी इंटरेस्ट है, खास तौर पर अगर हम लोग डेकोरेशन की बात करें। आजकल हम देखेंगे कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट होगा कि आप मार्केट जाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा पॉट खरीद ले या फिर कुछ ऐसी मूर्तियां खरीद ले जिनको जब भी आप देखें तो लगे कि वो कुछ संदेश दे रही हो या आपसे कुछ कहना चाहती हो। ऐसी मूर्तियां जिन्हें हम बोलती हुई मूर्तियां कहते हैं दिव्या, वो मूर्तियां जब आप लेकर घर आते हैं तो आपका दिन बन जाता है, आपका मन खुश हो जाता है।
लेकिन इतना आसान नहीं है मूर्तियों को सजीव बनाना। तो हम समझेंगे जब आप मूर्ति को गढ़ते हैं, उसको तैयार करते, ढांचे में ढालते हैं, संपूर्ण रूप से जो पूरा प्रोसेस होता है, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ रहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई मूर्ति बनाते हम लोग सब्जेक्ट पे बनाते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हो, किसी ऐतिहासिक मूर्ति का उसको बनाते हैं, तो मटेरियल वगैरह लाने में तो बहुत कठिनाइयाँ होती है। जैसे हम लोग मिट्टी लाते हैं, मिट्टी से बनाना होता है, तो मिट्टी लाते हैं तो मिट्टी हर एक जगह, वैसा मिट्टी हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम लोग बहुत कठिनाई से उसको चुन के लाते हैं मिट्टी, कि यही मिट्टी से मूर्ति बनना है। क्योंकि मिट्टी तो बहुत प्रकार के होता है, लेकिन मिट्टी तो जिस मिट्टी से हम लोग मूर्ति बनाएंगे। तो कौन सी मिट्टी का आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी बताइए दर्शकों को। जी जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2 टाइप से मिट्टी का यूज करता हूँ। एक होता है कुम्हरौटी मिट्टी, थोड़ा काला और थोड़ा पीला मिक्स होता है, वो मिट्टी बहुत हार्डनेस होता है, और मेरा मानना है कि मिट्टी में सर्वोच्च मिट्टी वही मिट्टी होता है। अच्छा, और जब आप मिट्टी लेकर आते हैं और फिर शुरुआत करते हैं, तो कैसे ढालते हैं ढांचे में, सांचे में? सांचे में तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर काम हम लोग हाथ से ही करते हैं, माइंड से ही करते हैं कि हमको ये वाली मूर्तियाँ बनाना, अपना दिमाग से ही सोच के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, अभी आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? जैसे अभी कुछ तो अभी त्योहार आ रहा है, आप कुछ ना कुछ मूर्ति बना रहे होंगे या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, सर उसके बारे में बताइए। अभी जैसे हम लोग का मिथिलांचल का बहुत खास पर्व होता है रक्षाबंधन के दिन। उस दिन ब्रह्म का मिथिलांचल में पूजा होता है जी। तो उसमें ब्रह्म बाबा बनता है, घोड़ा बनता है। अभी हम 4-4 फीट का घोड़ा बना रहे हैं, 5 ठो घोड़ा बना रहे हैं, मिट्टी से ही बना रहे हैं। अच्छा, तो मिट्टी में जब आप ये सारी चीजें डालते हैं और कुछ और भी मिलाते हैं इसमें कुछ? जी जी, जैसे मिट्टी होता है तो मिट्टी में हम लोग रेता होता है ना, बालू, उसको मिक्स करते हैं और फिर मिट्टी को अच्छा से मिक्स करते हैं, फिर हम तो मजबूत बन जाता है। एक हम लोग सुनते हैं चीनी मिट्टी के खिलौने, तो जो एक होता है कच्ची मिट्टी जो हम लोग मूर्ति पूजा में इस्तेमाल करते हैं, जिनका बाद में विसर्जन भी हो सकता है क्योंकि वो पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन एक होता है चीनी मिट्टी का, जिसे हम पक्की मिट्टी भी बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है दोनों मूर्ति कला? चीनी मिट्टी आसानी से घुलता नहीं है और ये मिट्टी जो है सो घुल जाता है आराम से। जैसे हम लोग विसर्जन करने के बाद मिट्टी फिर से अपना पोखरा में मिट्टी बह जाता है मिट्टी। और ये जो मिट्टी होता है ना, ये बहुत हार्डनेस मिट्टी होता है। वो क्या कहते हैं उसको, चीनी मिट्टी वाला। तो चीनी मिट्टी जो होता है सो बहुत हार्डनेस मिट्टी होता है, उगलता नहीं है इतना आसानी से। अच्छा, तो आप ज़्यादा चीनी मिट्टी वाला बनाते हैं सामान या फिर आप जो घुलनशील मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल करके मूर्तियाँ गढ़ते हैं? नहीं, मैं घुलनशील मिट्टी होता है उससे ज़्यादा यूज करता हूँ। अच्छा। है ना, क्योंकि हम लोग का अपना मिट्टी है और वो मिट्टी का तो दूसरा बात है मिट्टी। और कहा जाए तो घुलनशील मिट्टी जो होती है वो इको फ्रेंडली भी होती है, तो वो पानी में घुल जाएगी, लेकिन चीनी मिट्टी को घुलने में समय लगेगा और वो हमारे प्रकृति के लिए भी काफी अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं अच्छा है। इस सोच के साथ भी हम लोग चीनी मिट्टी का यूज नहीं करते। बिल्कुल दिव्या, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मूर्ति कला में भी ध्यान रखा जा रहा है हमारे पर्यावरण का, कि हम मूर्तियां गढ़ें लेकिन उसकी वजह से कहीं कोई प्रकृति को क्षति ना पहुंचे, क्योंकि प्रकृति ने हमको गढ़ा है और उस प्रकृति को भला हम कैसे खराब कर सकते हैं। बिल्कुल दिव्या। और अर्पिता, इतनी सुंदर बात है ये कि जिस मिट्टी को हम समुद्र या फिर नदी से निकाल कर ला रहे हैं और उस मिट्टी को हम वहीं विसर्जन कर देते हैं, जहाँ से वो आया वहाँ चला गया, वो पर्यावरण को बिल्कुल भी दूषित नहीं करता है। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ रंगों का भी इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जो अच्छे अच्छे कलर्स का इस्तेमाल होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई मूर्ति है। देखिए, दुर्गा जी की प्रतिमा हो, लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, हम सरस्वती पूजा में देखते हैं माँ सरस्वती की जो प्रतिमा होती है इतनी खूबसूरत होती है। तो रंगों का अपना एक इस्तेमाल जो होता है वो तस्वीर को या मूर्ति को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो मिट्टी में रंगों का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप और कौन से वो रंग होते हैं? हम लोग मूर्ति बनाते हैं तो रंग को यूज करते हैं। जैसे खल्ली कलर होता है एक, पहले हम लोग खल्ली से अस्तर मारते हैं उसको और फिनिशिंग करने के बाद फिर हम लोग एक्रेलिक कलर का यूज करते हैं। डिस्टेम्पर होता है, डिस्टेम्पर कलर होता है, उसको यूज करते हैं। फिर हम लोग कलर, फेस का कलर मिक्स करते हैं। उसके बाद आँख का कलर बनाते हैं, फिर उसको होंठ का कलर बनाते हैं,
जितना भी होता है सब कलर हम लोग बना के अलग अलग से डिस्टेम्पर कलर होता है उसी में मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। उसके बाद एक फैब्रिक कलर होता है, फैब्रिक कलर होता है, जैसे हम लोग आँख बनाते हैं, होंठ पे डालते हैं, वो जितना भी पतला काम होता है वो सब हम लोग फैब्रिक कलर से करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बहुत ही बारीकी से आप काम करते हैं, क्योंकि एक कलर से आँख बनाना, फिर होठ पर रंग भरना, कुल मिलाकर ये बहुत ही बारीक वाला काम है। बिल्कुल दिव्या, और देखें तो इस रंगों के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सजीव दिखाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सामने वाली जो चीज़ है वो मूर्ति ना होकर कोई सच में इंसान खड़ा हुआ है। और मूर्ति कला के बारे में जो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं शायद वो ये भी जानना चाहते हों कि अगर इस क्षेत्र में उनको करियर बनाना है, मतलब मूर्तिकार बनना है, तो उन्हें करना क्या होगा। देखिए, सबसे पहली जो बात है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके लिए आपका दिल लगना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्यों दिव्या? जी बिल्कुल, जिस चीज़ में आपका हॉबी है, आपको वो पसंद है और वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो इससे अच्छी बात आपके जीवन के लिए और क्या हो सकती है। और हमारे साथ इनके साफ एक एग्जाम्पल बैठे हुए हैं जो अपने प्रोफेशन को, अपनी हॉबी को ही अपना काम बना लिया है उन्होंने। चलिए रामू जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई मूर्ति के बारे में, और मूर्ति कला कैसे गढ़ी जा सकती है इसके बारे में आपने दर्शकों को जो बातें बताई, उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आपने तमाम बातें हमारे बिहार बिहान कार्यक्रम में रखी हैं। और इसके पहले हमारे एक नए गेस्ट भी आपके साथ मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं। इसके पहले अर्पिता, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आप कभी भी किसी भी गाना सुनती होंगी या फिर कोई भी किताब पढ़ती होंगी, तो आपको सबसे अच्छा उनमें क्या लगता है? देखो दिव्या, सीधी सी बात है, जब भी आप कोई चीज़ सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, कहानी जी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पटकथा यानी उसमें कितनी जान है, कितनी गहराई है। अगर फिल्म हो या कोई स्टोरी हो या कोई गीत क्यों ना हो, अगर उसकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है जी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। वो कहते हैं शब्दों का बोल जो होता है बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी सारी भावनाएं उन शब्दों में ही तो निहित होती है। बिल्कुल, और इसीलिए बिहार बिहार में हमारे साथ है गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर सत्येंद्र स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दर्शकों को हमने जैसा शुरुआत में ही एक इशारा दे दिया कि आप पटकथा लिखते, स्क्रिप्ट राइटिंग में आपका जो एक लंबा अनुभव है, 1985 से आप काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में भी आपने काम किया। तो निश्चित रूप से आज हमारे जो दर्शक हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो गीतकार बनना चाहते हैं, उनको आप बहुत कुछ आज ज़रूर बताएंगे। तो पहला सवाल आपसे ही लूँगी मैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा वो थॉट है, कौन सी वो कला है जो ज़रूर आनी चाहिए एक स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए? सबसे पहले तो बिहार बिहान देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक कोई भी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी कहानी, उसका पटकथा, संवाद होना जरूरी होता है। सबसे पहले हम चुनते हैं एक कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट जो जिसका कंटेंट बिल्कुल नया हो। उसके बाद उसको एक कहानी का रूप देते हैं। कहानी का रूप देने के बाद पटकथा लिखते हैं, जो स्क्रीन पर हम देखते हैं उस पटकथा के अनुसार ही फिल्माया जाता है। उसको पटकथा लिखते हैं, और पटकथा लिखने के बाद उसमें डायलॉग्स लिखे जाते हैं, संवाद भरे जाते हैं। जी जी। तो आप भी सर किसी तो राइटर को पढ़ते होंगे या फिर किसी लेखक को आपके कोई इंस्पिरेशन होंगे। सर इसके बारे में बताइए कि आपने किनको पढ़कर स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे करियर को चुना है? स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले मैं शेरो शायरी, कविताएं और गाने लिखा करता था। बहुत खूब सर। और यहाँ एक कवि थे स्वर्गीय श्री रामदयाल पांडे जी। जी जी। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी कविता 10वां में पढ़ाई जाती है कि वसंत के चपल चरण पिकी पुकारती रही, पुकारते धरा गगन मगर कहीं रुके नहीं वसंत के चपल चरण। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। यानी आप साथ साथ में गीतकार होने के साथ साथ आप कविताओं का पाठन भी करते हैं, लिखते भी हैं? उन्हीं का है, रामदयाल पांडे जी का है, मेरा नहीं है। आप लिखते हैं कविताएं? हाँ, कविता लिखते हैं। अच्छा, अगर कुछ ज़हन में हो तो जरूर एक बार सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले उनके साथ मैंने जो मंच साझा किया था, उस समय 9th 10th में पढ़ता था। अच्छा। पढ़ने के बाद जब मंच साझा किया तो
एक कविता लिखा था मैंने कि नारी ममता का चोला पहनकर दर दर ठोकरे खाती है। ये टूटी फूटी भाषा में है, उस वक्त का लिखा हुआ, क्या बात है। जिस समय 9th 10th में पढ़ते थे उस वक्त का लिखा हुआ है जी कि नारी ममता का चोला पहनकर दर दर ठोकरे खाती है, उसे लाख मुसीबत आने पर भी आंचल से ममता बरसाती है। हाथों में जब चूड़ियां हो, सर पे साया हो आंचल का, तब देखो तुम उसका रूप जैसे चांद पे साया हो बादल का। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। इसी रूप को देख पुरुष अपना पौरुष जगाते हैं, जब तक चाहा उससे खेले फिर मंडी पहुंचाते हैं। क्या बात इसके बाद पुरुषों के ऊपर चाहिए तो कटाक्ष। दोनों कि बिना पुरुष का यह जग तो लगता वीराना है, नारी को भी पुरुषों ने अपने हाथों संवारा है। अगर पुरुष ना रक्षा करता आज नारी खुशहाल न होती, कदम कदम पे ढूंढती जिंदगी मौत के लिए बेहाल न होती। ऐ नारी तू पुरुषों को कभी न समझना घिनौना, चाहेगा तो एक झटके से बना देगा तुझे खिलौना। क्या बात है, आपने दोनों को बांध दिया है, यानी चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों की जीवन में बराबर की भूमिका है। कोई किसी को कम ना समझे और एक दूसरे का सम्मान करे। आपने अपने कविता से इस भाव को घेरा है कि दिव्या सम्मान की भावना महिला पुरुष दोनों के लिए दोनों को इक्वल नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं अर्पिता ये भी जिक्र करना चाहूंगी, सर ने बोला कि जब ये 9वीं क्लास में थे तब इन्होंने बिल्कुल। ये कविता लिखी थी। तो वो कहते हैं, कहावत है हमारे तरफ कि बच्चे के लक्षण जो होते हैं वो पालने से ही नजर आने लगते हैं। तो बिल्कुल सर, 9वीं क्लास में आपने इतनी बेहतरीन कविता लिखी जिनमें आपने पुरुष का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया, महिलाओं का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अद्भुत बात है सर ये तो। इस कविता को सुनने के बाद श्री रामदयाल पांडे जी ने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद वो काफ़ी प्रोत्साहित किए अच्छा। और अपने साथ बहुत सारी जगहों पर जहाँ कवि सम्मेलन हुआ करता था वहाँ पर मुझे ले जाते थे। क्या बात है। मैंने एक मार्गदर्शक के रूप में बिल्कुल वो मेरे रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे जीवन का सबसे पहला शायरी जो मैंने लिखा था कि दर्द बड़ा बेदर्द है, जब लिख रहा था शायरी, अच्छा। बाहों में ना थी महबूबा ना मेज पर थी डायरी। क्या बात है, क्या बात है, ये तो तालियां बजनी चाहिए। आपने तो बिहार को शेर व शायराना बना दिया है एकदम से। तो बिहार में शेर शायरी के साथ साथ हम थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है किसी को तो आप शुरुआत कैसे करते। देखिए मन में जो विचार है, जो भाव है, और खास तौर पर अगर कोई पटकथा लिखनी है, एक छोटी सी कविता लिखने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बट अगर किसी फिल्म की कहानी लिखनी है, कोई शॉर्ट फिल्म लिखनी है, तो एक विचार आता है लेकिन कलम डगमगाती है क्योंकि शब्दों को भी पकड़ना है, कहानी में गहराई भी देनी है, ट्विस्ट भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, लव स्टोरी भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। तो ये जो दौर होता है किसी भी राइटर का, कैसे निकलते हैं आप और शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले तो बता दें आपको कि जो भी कहानियाँ कोई ही बनाता है, कंसेप्ट कोई ही बनाता है, तो इसी समाज से उठाता है। कहीं ना कहीं उस तरह की घटनाएं इस समाज में घटित होती रहती है जिसे हम उठाते हैं और उठाने के बाद बाखूबी एक रूप देने का प्रयास करते हैं। और जब एक उसका रूप एक अच्छा बन जाता है, जैसे कोई मूर्तिकार है, रूप बनाने के बाद उसका सारा चीज़ करता है, फिनिशिंग करता है, देता है, तो एक कंसेप्ट बन गया। कंसेप्ट बनने के बाद उसका एक कहानी के रूप दिया गया, उसको फिर देखा गया कि उसमें क्या है क्या नहीं है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो एक लेवल पर उसको लाके और फिर उसको हम लोग पटकथा संवाद के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एक पटकथा लिखते हैं, तो जैसे आपका ये पेशा ही है तो आपको तो लिखना ही होता होगा। तो सर मैंने कई ऐसे डायरेक्टर से मैंने सुना है, पढ़ा है कि उन लोगों को स्टोरी जनरेट करने के लिए वो विदेश चले जाते हैं या फिर कई जगह घूमने चले जाते हैं, उनके माइंड फ्रेश रहे और नया नया स्टोरी वो जनरेट कर सके। तो सर क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई के साथ साथ ऐसा मतलब क्या आप लोग जनरेट करते हैं, मतलब इतना क्रिएटिविटी चाहिए होता है, आप लोग इतना समझते हैं और एक एकांत चाहिए स्टोरी जनरेट करने के लिए, सर इसके बारे में समझाइए। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको आम दिया जाए खाने के लिए, आम का सीजन है जी, आम खाइएगा तभी उसका स्वाद पता चलेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगर मान लीजिए दार्जिलिंग का सीन मुझे लेना है, मैं दार्जिलिंग कभी गया नहीं, ओके, और दार्जिलिंग के बारे में लिखना है कि वहाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं, तो पहले उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। या तो किताब से इकट्ठा करें या वहाँ जाकर इकट्ठा करें।
बिल्कुल उस बारे में जानकारी लेंगे तभी उसको हम एक रूप दे सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि आप लोग का जो पेशा है ये 9 to 5 जो लोग डेस्क जॉब करते हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल, आप बिल्कुल, जाइए बिल्कुल। फील्ड पर, लोगों को देखिए और स्टोरी बनाइए। बिल्कुल। तो ये बहुत अद्भुत काम है। देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग और साथ में गीत लिखना और शब्दों को पिरोना। देखिए हम जब कोई गाना सुनते हैं तो नॉर्मली देखते हैं दिव्या कि उसमें हमें एक म्यूज़िक सुनाई पड़ता है और कुछ बोल होते हैं। कई बार हमें वो म्यूज़िक बहुत पसंद आता है और कई बार हम देखते हैं कि वो जो शब्द के बोल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। कई बार हम दुख में होते हैं तो वैसे शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं तो हम वैसे सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं। कई बार बहुत खुशी का मन होता है तो हम वैसे शब्दों का चयन करते हैं, मतलब उस तरह के गीतों का चयन करते हैं, सॉन्ग का। तो बिल्कुल। आप जो लिखते हैं, आप गीतकार भी हैं, तो किस तरह के आप सॉन्ग लिखना पसंद करते हैं? और चाहे वो दुख हो या सुख हो, दोनों को लिखने के लिए सबसे पहले गीतकार करते क्या हैं? सबसे पहले अगर आप दुख वाले गाने लिखते हैं तो खुद को दुखी बना लीजिए। अगर रोमांस वाला रोमांटिक गाने लिखते हैं तो खुद को अपने आप को कहीं ये सोचिए कि मैं किसी के साथ रोमांस कर रहा हूँ या करूँगा तो क्या करूँगा। अगर कोई सामने हो, रोमांस करना, उससे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है तो कैसे करेंगे, तो अपने आप को ढालना पड़ेगा। इमेजिनेशन पावर। हाँ, जैसे अभी एक लड़का यही क्या है, पटना का ही है, गाना गाया भोजपुरी में, गंगा जी के पनिया निहन पाक बाड़ू धनिया हो, पवित्र होखे दा, अब ही बाड़ू तू अमनिया हो, पवित्र होखे दा। ये रोमांटिक सॉन्ग है। अच्छा जो हमें समझ नहीं आ रहा है। नहीं, भोजपुरी में इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। जी हाँ जी सर, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी सर, ये तो हो गया जैसे आपका ये पेशा, आपको डिमांड आते रहता होगा कि मुझे कभी सैड सॉन्ग चाहिए, कभी खुशनुमा चाहिए, कभी पार्टी के लिए चाहिए। तो कभी सर ऐसा हुआ है कि आप दुख वाले सॉन्ग लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं और झट से आपको कुछ समय बाद खुशी वाला लिखने का डिमांड आ गया? ये बड़ी तो सर टफ कैसे सिचुएशन है। भाव को आप बदलते हैं कि आप दुख से कैसे तुरंत ही ट्रांजिशन कर लेंगे कि मैं अब खुश हूँ, अब मुझे खुशी वाला सॉन्ग लिखना है? तुरंत अपने आप को तो बदलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा। आप खुद कलम उठा लेंगे तो खुशी और गम दोनों तो एक सिक्का के दोनों पहलू हैं। जी। अगर शुरू में आप खुशी के लिखते हैं, तुरंत डिमांड आए कि गम का लिखना है, तो चलो भाई गमगीन हो गए, गम का लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो थॉट दिमाग में लाए, पटल पे उतार दिए उसको। बिल्कुल। आजकल नए नए जो कवि है बहुत ज़्यादा तुकबंदी करते हुए देखे जाते हैं। हम देखते हैं कि शब्दों में लास्ट में वो जो तुकबंदी होती है वो बहुत ज़्यादा चलन में रहती है। हाँ, तो बीच में एक ऐसा दौर भी आया कविताओं का जहाँ तुकबंदी छोड़कर लोग कह सकते हैं खुली रचनाएं करने लगे, जहाँ तुकबंदी को तोड़ दिया गया। उस तरह की रचनाओं को करना और तुकबंदी की रचनाओं को करना, दोनों में क्या फ़र्क होता है? तुकबंदी की रचनाएं जो होती है उसके लिए आपको थोड़ा शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में अगर है तो दूसरा लाइन में भी है आना चाहिए, तभी जाके वो लाइन सटीक बैठेगा। माफ कीजिएगा, मैं 2 मिनट टोकना चाहूंगी। मैं थोड़ा इस स्क्रिप्ट राइटिंग वाले फील्ड में नहीं हूँ, तो मुझे तुकबंदी समझाइए। ऐसे बहुत से दर्शक होंगे जिन्हें तुकबंदी का मतलब ही नहीं समझ आता होगा, तो तुकबंदी आखिर होता क्या है? बस एक गाना अभी जो मैंने सुनाया, जैसे शायरी जो सुनाया उसी को सुनाता हूँ फिर से जी। कि दर्द बड़ा बेदर्द था जब लिख रहा था शायरी, ये शायरी हो गया लास्ट में। बाहों में ना थी महबूबा, ना मेज पर थी डायरी, एक डायरी हो गया। अच्छा, इसे काफिया भी कहते हैं, तुकबंदी भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ज़रूरी है। खास तौर पर अगर तुकबंदी वाली रचनाएं करनी है किसी को, तो उसके लिए शब्दों का चयन अच्छा करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने आसपास चीज़ों को गौर करना पड़ेगा, गौर फरमाना पड़ेगा, तभी शायद आप उसको मेल कर पाएंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग पर आप ज़्यादा बात कर लेते हैं कि अगर एक अच्छी स्टोरी लिखनी है, कहानी लिखनी है और उस कहानी में हमको नेचुरल चीज़ें डालनी है, मतलब जो हमारे समाज में आसपास हो रहा है, तो उसे हमें देखना भी ज़रूरी है। अगर हम क्राइम की स्टोरी की बात करें, बहुत सारी हमने फिल्में देखी हैं या यूँ कहें हमने शॉर्ट फिल्में देखी हैं या नाटक देखे हैं जहाँ पे क्राइम सीन भी होते हैं, तो उस तरह की स्टोरी लिखना कितना टफ होता है। देखिए, क्राइम सीन को स्क्रीन पर दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उसको सोचना, उसको लिखना अपने आप में एक चैलेंज है। कैसे बिल्कुल फेस सही बात करते आपने हैं? कहा, आपने कही। क्राइम में स्टोरी होता है वो टोटल एक सोच होती है,
कि हम क्या करेंगे, कैसे हमारा हो जाएगा, कैसे मारेगा, क्या करेगा, एक सोच होती है जिसको एक राइटर लिख देता है कि हाँ यहाँ पर ये घटनाएं घट रही है, लेकिन उसका मेन काम करने का हमारे फाइट डायरेक्टर करते हैं। हमने कागज पर उतार दिया उसको कि हाँ एक जगह दो हीरो और विलेन मिल रहे हैं, दोनों में मारपीट होती है, बस इतना ही। लेकिन उसका मेन काम हमारे फाइट डायरेक्टर करेंगे कि कैसे आएगा, कैसे मारेगा, कैसे क्या करेगा। रही सस्पेंस फिल्मों की बात तो सब एक सोच होती है अपनी, जिसकी जितनी गहराई होगी उतना ही ज़्यादा सस्पेंस फिल्में वो लिख पाएगा। क्या बात है। गहराई लाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को देखना पड़ेगा। खुद अपने से बड़े बड़े जो लेखक हैं उनकी रचनाएं आपको अध्ययन करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। दिव्या, अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं और बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई हैं, कुछ ज़रा दर्शकों को बताइए। सर ने मुझे बताया था कि इन्होंने कई बड़े बड़े कलाकार के साथ भी काम किया है, जैसे राहुल राय हो गए, इन्होंने मुजरिम मूवी के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी है, फिर मनोज तिवारी जैसे नामचीन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। तो सर अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लगा उन सभी के साथ काम कर। सबसे पहले तो 1985 में हम लोगों ने कुछ दोस्त मिल करके एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था माखन चोर। सॉरी 1986 में, जिसका नाम था माखन चोर। उस वक्त नंदिता मुखर्जी हमारी हीरोइन थी, आशु दत्ता कैमरामैन थे, जो बहुत बड़े कैमरामैन हुआ करते थे उस वक्त के। एक आज तो डिजिटल का ज़माना है, उस समय निगेटिव पे हम लोग फिल्में शूट किया करते थे, रील पे। किसी तरह दोस्त मिलके कोई 4,000, 5,000, 10,000 रुपया देके 3 लाख 4 लाख रुपया हम लोग इकट्ठा किया और फिल्म बनाया, जबकि ना जानकारी कुछ भी नहीं थी उस फिल्म बनाने की विधा में, कोई जानकारी नहीं थी। एक दोस्त के कहने पर हम लोगों ने पहल की, फिल्म बनी भी। उस फिल्म में महेंद्र कपूर साहब गाना गाए थे मेरे। अच्छा। कि चोर चोर चित चोर पल्लू चोर माखन चोर, इंद्रानी मुखर्जी और महेंद्र कपूर। क्या बात। अरे उस फिल्म में मैंने निगेटिव कैरेक्टर भी निभाया था, तो एक स्टार्टिंग था। आपने एक्टिंग भी की थी? हाँ, मेन निगेटिव कैरेक्टर मेरा था। अच्छा। तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, खेल खेल में कहा जाए उसको। लेकिन इस लाइन का एक है कि जो एक बार इंटर ले लिया, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर श्मशान घाट में कोई कलाकार चिता पर लेटा हुआ है, अगर कोई बाहर से आके बोल दे कि अरे उठ चल तेरे को काम देता हूँ मैं, उठ जाएगा वो। सर टैलेंट बोलता है, ये भी आप कह सकते हैं कि अगर आप में कला है तो आपको कला का प्रदर्शन करना ही चाहिए। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, फिर दूल्हा फूके चूल्हा, उसमें टीकू तलसानिया, उपासना सिंह, हमारे कुणाल जी, ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार है उसमें थे। जी। उसमें एक गाना था मेरा, मोरन ये सॉरी भूल रहे हैं उस गाने को। चलिए, बहुत सारी फिल्मों का आपने जिक्र किया और आपने जो अपने काम का अनुभव भी बताया। देखिए, ये अनुभव बहुत आसानी से नहीं मिलता है, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए बड़ी शिद्दत चाहिए। और जैसा हमने बताया कि चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, ड्रामा एक्टिंग हो या फिर गीतकार बनना हो, ये तीनों फेज में जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सत्येंद्र स्वामी जी ने एक लंबा अनुभव प्राप्त किया, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया। आपने ये अच्छा समय दिया बिहार बिहान कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।